हाय अस्सलाम वालेकुम। तो लजीज़ ख़ान एक नई वीडियो के साथ। तो ये शुरू में थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। अगर आप माशाल्लाह वीडियो मेरी देखते रहते हैं तो आगे हम चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा क्लाउड नेटवर्क का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ये वीडियो जो है ये एक बेसिक लेवल की वीडियो है और मैं इंशाल्लाह एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ इसके बाद निकालूंगा जिसमें मैं आपको ख़ास तौर पे गूगल क्लाउड और अमेज़न वेब सर्विस की डिटेल वीडियोस भी दूंगा कि वो किस तरह से जो है वो ये दोनों क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं इनकी सर्विसेज किस तरह से चलती हैं, किस तरह से आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो इस वक्त हम एक बिल्कुल जनरल क्लाउड की बात कर रहे हैं। तो क्लाउड के ऊपर जो है वो इस वक्त दुनिया में 3 प्रोवाइडर्स जो हैं वो समझें कि वो बहुत आगे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन वो या तो वो बहुत स्पेसिफिक प्रोवाइडर्स हैं इंडस्ट्री के किसी ख़ास पार्टिकुलर इलाके को सिर्फ सर्व करते हैं, या वो इतने बड़े प्रोवाइडर नहीं हैं कि उनको किसी बहुत बड़ी लिस्ट में डाला जाए। तो एक तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का नाम शायद कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप अगर माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल वगैरह यूज़ करते ही रहते होंगे तो इनकी वेब एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। तो वो जो है वो बैकग्राउंड पे वो एज्योर के साथ ही चलती हैं, यानी तो इसलिए आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वो उनको ना पता हो या उन्होंने ना जानते हुए भी बहरहाल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज यूज़ की होंगी। फिर अमेज़न वेब सर्विस का नाम तो खैर मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और आपकी इस वक्त बहुत सारी दुनिया में यानी अमेज़न के पास इस वक्त क्लाउड का तकरीबन सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो अमेज़न ही के पास है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक लिहाज से क्लाउड को लीड करता है। सर्विसेज के लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज जो हैं चूँकि सबसे ज़्यादा मशहूर है दुनिया में, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह, और अमेज़न जो है वो अपनी क्लाउड सर्विसेज की वजह से यानी वो आपको क्लाउड के ऊपर सर्विसेज देता है। जैसे अगर आप कोई आप वेब सर्विस लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो वेब सर्विस आपकी अमेज़न के थ्रू लॉन्च हुई हो। गूगल जो है वो इसमें थोड़ा-सा नया है, इतना नया खैर नहीं है, गूगल भी क्लाउड में बहुत पुराना है, लेकिन अब गूगल अपने आप को एज़ अ क्लाउड प्रोवाइडर लेकर आ रहा है और गूगल ने दोनों माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को काफ़ी टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी इस वक्त तक गूगल जो है वो टेक्निकली थर्ड लेवल पे है। फर्स्ट और सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न है। तो ये जो इस वक्त आपके सामने एक पिरामिड है, इसको मैंने क्लाउड पिरामिड का नाम दिया है। इस पिरामिड में आप अगर देखें तो इसमें 3 तरह की सर्विसेज हैं। अच्छा, क्लाउड पिरामिड के पहले थोड़ा सा बताता जाऊं कि क्लाउड जो है वो उसमें और एक आम सर्विस में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जैसे बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आप बगैर क्लाउड के भी यूज़ करते हैं, वही सर्विसेज आप क्लाउड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल मैंने दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह की। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरे कंप्यूटर के ऊपर चल रही होगी। लेकिन अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल ना करना चाहूँ किसी भी वजह से, मेरे पास फ़र्ज़ कर लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लाइसेंस नहीं है, या मेरा लैपटॉप इस काबिल नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को वो सही तरह से चला सके, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेब बेस्ड सर्विसेज यूज़ कर सकता हूँ, जो कि इस वक्त तक वो फ्री भी है। और खैर उसके थोड़े से फीचर्स ज़रा आम माइक्रोसॉफ्ट से थोड़े से कम हैं, लेकिन बहरहाल वो एक फ्री सर्विस है जो कि आप यूज़ करना चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्क लेकिन उसमें ये होता है कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस यूज़ करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन का होना बिल्कुल लाज़मी है। इंटरनेट कनेक्शन के बगैर ये सर्विसेज नहीं यूज़ हो सकती।
तो क्लाउड और इंटरनेट जो है ये आपस में समझे एक तरह से लाजिम व मलज़ूम है बिल्कुल, कि यानी अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हैं एज अ नॉर्मल यूज़र ख़ास तौर पे, तो आप बगैर इंटरनेट के क्लाउड नहीं यूज़ कर सकते। यानी अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि वो क्लाउड यूज़ करता है और उसके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उसके बगैर ही यूज़ करता है, तो आप समझ जाएं कि या तो वो नहीं जानता है इस चीज़ों को, या वो कोई वैसी कोई एक बात कह रहा है, मजाक कर रहा है या जो भी। तो क्लाउड बगैर इंटरनेट के नहीं यूज़ होता है। और इसी तरह से अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप उसके ऊपर तकरीबन जो भी करें, यानी तकरीबन जो भी कर रहे हों, तो आप किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी क्लाउड को ज़रूर यूज़ कर रहे होते हैं। ये तकरीबन समझें कि ये नहीं हो सकता है कि आप कहें कि मैं इंटरनेट तो यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं कोई क्लाउड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यानी क्योंकि क्लाउड वैसे भी तकरीबन बहुत पुरानी चीज़ है। इंटरनेट के ज़माने, जब इंटरनेट नया-नया आया उस ज़माने ही की चीज़ है ये। अब इसको थोड़ा-सा एस्टेब्लिश और थोड़ा-सा ये ज़्यादा इसके प्रोसेस और इसकी चीज़ें ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो गई हैं। वरना इंटरनेट और क्लाउड तकरीबन साथ-साथ के ज़माने ही की चीज़ है। और अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप कोई ना कोई क्लाउड यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर आपने क्लाउड यूज़ करना है तो आपको उसके लिए इंटरनेट ज़रूर चाहिए होता है। तो अब हम अपने आ जाते हैं इस पिरामिड की तरफ। तो ये इसमें आप जितना नीचे जाते जाएं उतना आप हार्डवेयर के करीब चले जाते हैं। तो ये सबसे नीचे वाली सर्विस है, ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनी हुई है। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहते हैं, IaaS। इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यानी अपने हार्डवेयर, सर्वर्स, इन स्टोरेज, नेटवर्क, इन चीज़ों के ऊपर बहुत पूरा कंट्रोल होता है। आप इसमें जो है वो कंप्यूट डिवाइसेस या सर्वर्स या नेटवर्क को जो है वो एज अ सर्विस लेते हैं अपनी। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर आपको कोई सर्वर चाहिए, बहुत बड़ा सा 50 CPU वाला सर्वर, जिसके साथ जो है वो 200 टेराबाइट का स्टोरेज भी लगा हुआ हो, और वो आपको 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए चाहिए। तो अगर आप उसको ख़ुद से कहीं पे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत और उसका बिल्ड करने का टाइम और उसके लिए पावर और बाकी तमाम चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उसके बदले में अगर आप किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले लेंगे, और अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपकी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की, तो उसी लिहाज से आप उसको उसकी एक फ़ीस पे कर दें, तो वो आपको 5 मिनट के अंदर-अंदर ये चीज़ें बिल्ड करके दे देगा। और जैसा कि हम अपनी अगली इंशाल्लाह वीडियोज़ में देखेंगे, हम इसकी बिलिंग, इसकी प्राइसिंग वगैरह कैसे होती है, हम इन चीज़ों की तरफ भी जाएँगे। तो ये आपको अपनी तरफ से खुद बिल्ड करने के मुकाबले में बहुत सस्ती भी पड़ेगी। तो जो सबसे इसका बेसिक लेवल है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, इसमें आप डायरेक्ट हार्डवेयर रिसोर्सेज को लीज करते हैं एज अ सर्विस कुछ दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए आपको चाहिए हो। इसे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें आपका हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल सर्वर्स जो नीचे लगे हुए हैं इनके ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बदले में आपका कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। इसमें जो सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म है वो डॉकर कंटेनर कहलाता है। ये जो सिंबल है ये डॉकर कंटेनर का सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये कुबरनेटिस इंजन का सिंबल है। ये कुबरनेटिस जो है ये एक कंटेनर की एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है जो कि गूगल ने बनाया है, लेकिन ये ओपन सोर्स है। डॉकर भी जो है वो ओपन सोर्स है, डॉकर को भी कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप एग्जैक्ट हार्डवेयर बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं करते हैं। हार्डवेयर आप मेंशन कर भी सकते हैं खैर, लेकिन इसमें आप एग्जैक्ट हार्डवेयर मेंशन नहीं करते हैं। इसमें आप प्लेटफॉर्म मेंशन करते हैं, कि जैसे कि मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपको मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि जी मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है छोटा सा 1 महीने का, और उसके लिए मुझे जो है वो एक विंडोज़ सर्वर चाहिए, और उसमें मुझे SQL सर्वर चाहिए, उसमें मुझे एक वेब सर्वर भी चाहिए, वगैरह वगैरह। आप मसलन एक अपनी छोटी सी एक रिक्वायरमेंट बनाते हैं,
अब फिर वही जो पुरानी पिछली वाली बात इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी थी कि अगर आप एक इस तरह की एक चीज़ खरीदें, पहली बात तो ये कि आपको इसके सारे लाइसेंसेस खरीदने पड़ते हैं और आपको तो ये लाइसेंसेस 1 महीने के लिए तो मिलते नहीं है। मसलन आपको विंडोज़ सर्वर लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको एसक्यूएल का फ़र्ज़ कर लें आपने चलानी है, अगर आपने वेब सर्विस चलानी है उसका एक लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा और आपको उसी तरह से हार्डवेयर लेना पड़ेगा। फिर इसमें एक और नुकसान ये होगा कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप एक हार्डवेयर लेके उसके ऊपर ये चीज़ें रन कर लेते हैं, प्लेटफ़ॉर्म अपना बना लेते हैं आप। लेकिन जब आपकी सर्विस रन हो जाए, आपका प्रोजेक्ट रन होता है, आपको अंदाज़ा होता है कि यार मेरा प्लेटफ़ॉर्म तो जो है वो इस काबिल नहीं है, यानी ये सर्विस थोड़ी-सी और ज़्यादा हार्डवेयर माँग रही है। तो अब आप उसमें कहीं से हार्डवेयर ऐड तो नहीं कर सकते हैं। मसलन आपने अगर एक सिस्टम खरीदा जो कि आपने बड़े पैसे लगाए और आपने एक 50 सीपीयू वाला एक सिस्टम बनाया, एक रैक में बड़ी से खड़ा-छड़ा किया आपने और आपको ऐसा लगा कि जी आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से 50 सीपीयू जो है ये कम है, आपको 80 सीपीयू चाहिए या आपने उसके साथ जो रैम लगाई थी वो आपने रैम फ़र्ज़ कर लें लगाई थी 200 गिग और आपको इसके लिए 500 गिग या 400 गीगाबाइट रैम चाहिए। तो अब आप रातों-रात अपने इस चीज़ों को डबल तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप इसको किसी क्लाउड के ऊपर अगर आपने लॉन्च किया हुआ होता या अगर आपने क्लाउड पे लॉन्च किया हो, तो क्लाउड में एक फ़ीचर जिसको हम कहते हैं वो हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग या ऑटो स्केलिंग का फ़ीचर होता है कि अगर आप क्लाउड वेंडर को ये बता दें कि जी आपने मेरे इस सिस्टम को रुकने नहीं देना है, मेरा सिस्टम क्रैश नहीं करना चाहिए, अगर इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है तो आप इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बढ़ाते चले जाएँ, जो एक्स्ट्रा बिलिंग होगी वो बिलिंग मैं पे कर दूँगा। तो फिर ये होगा कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट फ़र्ज़ कर लें इसको रन किया और दौरान प्रोजेक्ट किसी जगह पे आपके इस सिस्टम ने, इस प्लेटफ़ॉर्म ने कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स माँगी, तो जो क्लाउड है वो आपको, यानी जो क्लाउड का जो स्ट्रक्चर है, ये कुबरनेटिस इंजन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, कुबरनेटिस जो है ये आपकी जो एप्लीकेशन होती है इसको मुसलसल मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये एज़ पर जैसे ही आपकी इसको ये लगेगा कुबरनेटिस को कि जी आपकी जो सीपीयू रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, तो ये सीपीयू ऐड कर देगा उसके अंदर और उसके अंदर सीपीयू ये बढ़ाता चला जाएगा। तो आपको फिर इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की पूरी इसके अंदर क्लाउड में जो है वो बहुत आसानी से मीट हो जाती है। तो प्लेटफ़ॉर्म से भी ऊपर हम जाते हैं तो फिर हमारा ये सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस जो कि माइक्रोसॉफ्ट के केस में मैंने आपसे कहा भी था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो अपने सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत पॉपुलर है। तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में आप इस वक्त पैरामिड के बिल्कुल टॉप पे चले गए, तो ये जो है ये सर्वरलेस आर्किटेक्चर या फिर यानी समझें कि इसकी हार्डवेयर डिपेंडेंसी जो है वो आपके लिहाज से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी आपने फ़र्ज़ कर लें कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और आपने वो सॉफ्टवेयर गूगल को दिया, गूगल ने अपने ऐप इंजन के ज़रिए वो सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। अब आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी कि ये सॉफ्टवेयर अगर लॉन्च होगा तो ये कितनी हार्डवेयर लेगा, कितनी रैम लेगा, क्या लेगा। गूगल जो है वो अपने ऐप इंजन के ज़रिए ये तमाम चीज़ें खुद मैनेज करेगा। इसी तरह अमेज़न का ऐप स्ट्रीम है, तो इसके ऊपर भी अगर आपने कोई ऐप इसके ऊपर लॉन्च की है या आप इसके थ्रू कोई ऐप अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको पीछे के आर्किटेक्चर की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपने बस एक ऐप इसके ऊपर लॉन्च कर दी, आपने चीज़ चला दी। अब वो चीज़ कितने सीपीयू पे चल रही है, कितनी रैम पे चल रही है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब आपका मसला उसमें ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये है एक ज़रूर बात कि जब हम इसमें अगली वीडियोज़ में भी जाएँगे देखेंगे, इसकी प्राइसिंग होती है, प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है क्योंकि कोई चीज़ बहरहाल फ्री नहीं होती है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्री की तरह भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में लिमिट्स होती हैं कि अगर आपने एक सर्विस ली है और आप उस सर्विस के कोई भी मंथली चार्जेस दे रहे हैं, तो एक लिमिट के
दरमियान तो मंथली चार्जेस के अंदर अंदर ही वो कवर हो जाएगी। उस लिमिट से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बिलिंग जो है वो पड़ सकती है। तो अब हम इसके जो है वो दो यूज़ केस देख लेते हैं। एक हम एज अ प्राइवेट यूज़र, एक आम आदमी अगर क्लाउड को एक्सेस करता है तो उसके लिए क्या यूज़ केस बनता है, और अगर एक सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके लिए क्लाउड के क्या यूज़ केस बनते हैं। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लाउड के ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो अभी जैसे फ़र्ज़ कर लें मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर के ऊपर पावर पॉइंट चलाया हुआ है और ये पावर पॉइंट मेरे पास ही इंस्टॉल हुआ हुआ है और मैं अपने पास इंस्टॉल हुए हुए पावर पॉइंट को यहाँ पे चला रहा हूँ। तो इससे मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे इंटरनेट के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरा पावर पॉइंट है, मेरा डाटा सब कुछ मेरे पास है और मैं इसको चला रहा हूँ। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने अगर एक्सेल के ऊपर काम किया, वो भी काफ़ी बड़ी फाइलों के साथ अगर काम किया, तो आपको पता होगा कि जैसे अगर आप एक्सेल के ऊपर काम करते हैं और आपकी फाइल साइज़ 100-150 MB से ऊपर चला जाता है तो एक्सेल जो है वो बहुत स्लो हो जाती है ख़ास तौर पे। इसी तरह ये बाकी भी जो वर्ड की और पावर पॉइंट की प्रोडक्ट है, इसमें आमतौर पे आप इतनी बड़ी फाइल चूँकि बनाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसमें बहुत बड़ी फाइल बनाएँ तो जैसी फाइलों का साइज़ बड़ा होता है और अगर आपका सिस्टम इतना हाई स्केल नहीं है, जैसे मेरे पास एक नॉर्मल किस्म का लैपटॉप है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक्सेल में कोई बड़ी सी चीज़ खोलता हूँ तो मेरा लैपटॉप जो है ये काफ़ी मुश्किल में आ जाता है। तो इसका जो मेरे पास एक तरह से हल है वो ये है कि मैं क्लाउड बेस्ड ऐप पे चला जाऊँ। अब क्लाउड बेस्ड ऐप के फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। क्लाउड बेस्ड ऐप में जैसे फ़र्ज़ कर लें कि फ़ायदा जो मैंने आपको बताया अभी कि एक तो मैं अगर कोई ऐप चलाता हूँ तो मैं अपने हार्डवेयर की लिमिटेशन से निकल जाता हूँ। यानी जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर मेरे लैपटॉप में 8 GB हार्ड रैम लगी हुई है और मैं अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रन करना चाहता हूँ जिसको चलने के लिए 50 GB रैम चाहिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं। यानी अगर कोई बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म का हार्ड सॉफ्टवेयर है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको चलने के लिए कोई ऐसी ख़ास CPU रिक्वायरमेंट है, मसलन फ़र्ज़ कर लें वो 2 CPU पे नहीं, वो 4 CPU पे चलना चाहता है, या फ़र्ज़ कर लेते हैं उसकी कोई ग्राफ़िक कार्ड की रिक्वायरमेंट है, वो किसी ख़ास ग्राफ़िक कार्ड के साथ ही चल सकता है। यदि उसमें कोई भी लिमिटेशन है तो वो मेरे सिस्टम के ऊपर वो लिमिटेशंस अगर आ जाएँगी तो मेरे पास वो लिमिटेशन हल करने का फ़ौरी तौर पे कोई तरीक़ा नहीं होगा। उसके बदले में अगर मैंने उसको क्लाउड के ऊपर अगर मैंने उसको एक्सेस किया हुआ है तो फिर उसमें ये फ़ायदा होगा कि जैसे-जैसे मेरे ऐप की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएँगी, क्लाउड जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसकी रिक्वायरमेंट बैक एंड पे खुद ही पूरी करता रहेगा। जो मैंने आपको ऑटो स्केलिंग का बताया था, यानी क्लाउड में उसकी ऑटो स्केलिंग होती रहेगी। अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैंने एक्सेल खोली हुई है और मैंने पहले एक 5 MB की फ़ाइल खोली, फिर उसमें डाटा ऐड करता गया, डाटा ऐड करते-करते अगर उस फ़ाइल 5 MB से बढ़ के 100 MB, 200 MB, 250 MB की भी हो गई और उसकी CPU और रैम की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती भी चली गई, तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो मुझे यानी मुझे बताए बगैर या मुझे अंदाज़ा लगे बगैर ही वो बैक एंड के ऊपर उसकी जो रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर के लिहाज से वो मुसलसल पूरी करता रहेगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे एक बिल्कुल प्योर एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे लिहाज से वो एक्सेल बिल्कुल ठीक चलती रहेगी। तो ये तो क्लाउड का एक यूज़र को फ़ायदा हो गया यानी, तो इस लिहाज से क्लाउड एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि क्लाउड और इंटरनेट ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है, यानी अब क्लाउड का तो इंटरनेट का क्लाउड होना ज़रूरी है। तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर आपके लिए क्लाउड नई चीज़ है, अगर आप क्लाउड बेस्ड ऐप्स बहुत कम यूज़ करते हैं, तो आपको ये ख़्याल रखना पड़ेगा कि आप जहाँ कहीं भी जाएँ, फ़र्ज़ कर लें कि आपको दफ़्तर से कोई काम मिला और आपने सारी रात दफ़्तर का काम एक्सेल पे करते रहे बैठ के और आप जब दफ़्तर पहुँचे तो दफ़्तर का इंटरनेट किसी वजह से बंद था। तो जब तक वो इंटरनेट चलेगा नहीं तब तक आप उस एक्सेल फ़ाइल को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आपने वो फ़ाइल
काम करने के बाद अपने सिस्टम में डाउनलोड कर ली थी और अब वो फाइल अगर आपके पास आ गई है तब तो वो फाइल आप उसको अपने पास मौजूद एक्सेल से भी खोल सकेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपका सारा जो काम है वो क्लाउड के ऊपर ही सेव हुआ था, आप उसकी एक लोकल कॉपी रखना भूल गए थे और आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो फिर वो क्लाउड आपके काम नहीं आता है, क्योंकि क्लाउड को एक्सेस करने के लिए भी जैसा कि हमने शुरू में बताया कि इंटरनेट उसके लिए लाजमी है। इसके अलावा क्लाउड की कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि क्लाउड जो है वो बहरहाल इंटरनेट के थ्रू यूज़ होता है, तो एक इंटरनेट एक पब्लिक डोमेन है, इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपके पास अगर कुछ डाटा है जो कि आपके अपनी किसी हार्ड ड्राइव में सेव है और आपके लैपटॉप में है, तो वो जब तक फिजिकली आपके पास सेव है तब तक तो डाटा सेव रहेगा। लेकिन अगर आपने कुछ डाटा इंटरनेट के ऊपर रखा है, अगर आपने डाटा क्लाउड के ऊपर रखा हुआ है और अगर आप एक बहुत सिक्योर किस्म से, आप अगर सिक्योरिटी को ज़्यादा नहीं समझते हैं और आपने चीज़ों को सिक्योर नहीं रखा हुआ है, तो कोई भी आदमी आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए आपकी क्लाउड पर से आपका डाटा जो है वो, क्योंकि क्लाउड कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, उसके लिए सिर्फ आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। तो ये क्लाउड में है कि क्लाउड का जहाँ पे एक तरह से बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसके फ़ायदे हमने आपको बताया, इसका एक नुकसान सिक्योरिटी के लिहाज से भी है कि आपको थोड़ा-सा सिक्योरिटी अवेयर, ये सिक्योरिटी इतनी मुश्किल भी नहीं है, दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सिक्योरिटी आपके ज़हन में होनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी अवेयर होना चाहिए कि जी मैं क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, तो ये उसके सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तो ये बहरहाल एक आम यूज़र के हिसाब से ये क्लाउड के कुछ फ़ायदे नुकसान थे कि जी अगर आपने क्लाउड के ऊपर काम करना है तो आप अपने सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ से आगे बढ़ के उसके बियॉन्ड भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपको थोड़ा-सा सिक्योरिटी अवेयर होना चाहिए। तो जो दूसरी मिसाल है हमारी, ये एक सर्विस प्रोवाइडर के लिहाज से है कि फ़र्ज़ कर लें सर्विस प्रोवाइडर है। इस सर्विस प्रोवाइडर की कुछ साइटें हैं, साइट ए, साइट बी, साइट सी। इन तीनों साइटों पे इसने कुछ हार्डवेयर लगाया हुआ है। फ़र्ज़ कर लें इसकी साइट ए पे थोड़ा-सा ज़्यादा हार्डवेयर लगा हुआ है, ये साइट बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहती है। जबकि उसके बाद में जो उसकी साइट बी है, उस पे थोड़ा-सा जो हार्डवेयर है वो हर वक़्त बिज़ी नहीं रहता है और साइट सी पे भी जो हार्डवेयर है ये बहुत कम बिज़ी रहता है। तो आपको पता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इनको हर वक़्त एक रिक्वायरमेंट इनकी ये भी होती है कि ये अपने ज़ाती एक्सपेंसेस को हर वक़्त कम से कम करते रहें। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की जिसका कि हमने देखा कि इसकी 3 साइटें तो हैं, लेकिन इसकी तीनों साइटों के ऊपर जो हार्डवेयर इसका लगा हुआ है, वो मुसलसल इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि वो थोड़ा-सा कुछ साइटों के ऊपर हार्डवेयर जो है वो कम इस्तेमाल होता है। तो अगर इस तरह का एक सिनेरियो हमारे पास बनता है, तो हम उस सिनेरियो में जो क्लाउड है वो हमारे काम आ सकता है। लेकिन एक आम क्लाउड के बदले में के मुकाबले में जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, इसके पास क्लाउड पे जाने के 2 ऑप्शंस होते हैं। एक आम यूज़र तो एक समझें कि एक उसके पास एक नॉर्मल सिनेरियो जो चल रहा है, अब इस सिनेरियो से अगर वो क्लाउड पे जाना चाहता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो सिंपली किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास वो चला जाए। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर चूँकि खुद भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं क्लाउड पे जाने के। एक ऑप्शन इसका वही होता है जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा, कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि इसके पास ये 3 साइटें हैं, इस साइट के ऊपर इसकी रिक्वायरमेंट जो है, इस हार्डवेयर जो लगा हुआ है, इसकी यूटिलाइज़ेशन काफ़ी कम है और इस साइट पे भी काफ़ी कम है, इस साइट पे रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तरीका तो ये है, जैसे हमने एक आम यूज़र का भी देखा था, कि आप अपनी ये जो सर्विसेज़ हैं, यानी ये जो रिक्वायरमेंट है इस हार्डवेयर की, ये आप इंटरनेट के ऊपर एक पब्लिक क्लाउड के ऊपर डाल दें। तो इसमें वो ये कर सकता है कि वो इस साइट ए की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाल दे, साइट बी की भी रिक्वायरमेंट डाल दे और साइट सी को वो ख़त्म कर दे बिल्कुल ही। और अगर उसको फिर भी कुछ थोड़ी-सी कमी महसूस होती है, तो इस हार्डवेयर को वो थोड़ा-सा ऑटो स्केलिंग, जो मैंने आपको बताई थी कि ऑटो स्केलिंग होती है, आप उसके ज़रिए हार्डवेयर को थोड़ा-सा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो इस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट को थोड़ा-सा एक्सपेंड कर ले, तो अब इसको ये फ़ायदा हुआ कि इसने 3 साइटों की रिक्वायरमेंट को
उसके बराबर के 2 साइटों के हार्डवेयर के साथ पूरा कर लिया। तो एक तो इसने अपनी ये जो रिक्वायरमेंट थी उसको भी ऑप्टिमाइज कर लिया। अच्छा, दूसरा ये कि जब इसने अपनी सर्विसेज इसने अपनी जब क्लाउड पे मूव की, तो इस सर्विस प्रोवाइडर के पास अब इन तीनों साइटों के ऊपर जहाँ पे ये हार्डवेयर लगा हुआ था, यानी वहाँ पे ये साइटें तो अब इसकी फ्री हो गई। तो ये सर्विस प्रोवाइडर अब इन साइटों के हार्डवेयर को किसी और सर्विस में, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर तो बहुत तरह की सर्विस दे रहा होता है, तो फर्ज कर लेते हैं उसने अपनी सिर्फ एक सर्विस यहाँ पे मूव की है, तो वो इस सर्विस की जगह पे इन साइटों पे कोई और सर्विस लॉन्च कर सकता है। तो उसको क्लाउड पे जाने का फ़ायदा ये भी हुआ कि एक तो उसने अपनी पिछली रिक्वायरमेंट को भी ऑप्टिमाइज़ कर लिया, और अब उसके पास अपनी साइटों के ऊपर कोई नई चीज़ लॉन्च करने के लिए जगह भी निकल आई। लेकिन अगर एक सर्विस प्रोवाइडर कोई एक सर्विस पूरी की पूरी क्लाउड पे ले जाता है, तो उसमें थोड़ा-सा नुकसान ये है, जैसे कि हमने बताया था कि क्लाउड जो है वो इंटरनेट बेस्ड होता है, और हमें ये पता है कि आप लोगों ने शायद कभी ना कभी देखा भी होगा कि कभी अगर ख़ास तौर पे जो समुद्र में जो हमारी केबल है अगर वो कटती है, वैसे तो ये कटती दुनिया में बहुत जगहों पे, बाद पूरी दुनिया का इंटरनेट भी मुझसे मुतासर होता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो इंडिया पाकिस्तान इधर के जो लोग हैं, हम लोग भी पिछले दिनों में 2-3 दफ़ा ये पिछले 2 साल में कम से कम 2 या 3 बड़े कट्स तो देख चुके हैं, जिसमें सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी मुतासर होती हैं। तो अगर एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी किसी एक सर्विस को पूरा का पूरा क्लाउड पे डाल दे, तो उसको कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होता है, लेकिन उसका नुकसान सिर्फ ये होता है कि अब वो पूरी तरह से इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गया है। अब अगर इंटरनेट के उधर कोई प्रॉब्लम आती है, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसकी सर्विस के ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो लोकल हैं, तो लोकल यूज़र्स को तो फ़ौरन एक फ़र्क पता चल जाएगा कि जी सर्विस जो है उसका मेयार गिर गया है। तो जो दूसरा ऑप्शन इसके पास होता है वो ये होता है कि वो इस सर्विस को इंटरनेट के ऊपर डालने के बजाय वो इस सर्विस को अपने ही इस साइट के ऊपर ही ये सारी, यानी इन दोनों साइटों की भी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी इस साइट ए के ऊपर ही लॉन्च कर दे। इसको हम प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये है कि ये दोनों साइटें भी इस सर्विस को एक्सेस कर सकती हैं जिस तरह से ये इसको क्लाउड पे कर सकती थी, लेकिन ये क्लाउड इंटरनेट के ऊपर यानी किसी पब्लिक जगह पे नहीं है, बल्कि ये क्लाउड जो है ये इसने प्राइवेटली अपने ही सिस्टम के ऊपर होस्ट किया हुआ है। तो प्राइवेट होस्टिंग जो है या क्लाउड को प्राइवेट होस्ट करना जो है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर के पास ये दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर उसने क्लाउड पर जाना ही है तो ये उसके पास ऑप्शन है कि तो पब्लिक क्लाउड पर चला जाए या प्राइवेट क्लाउड पर चला जाए। अच्छा, इसमें भी अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि अब इसने इस एक साइट के ऊपर ये सारी हार्डवेयर जो है वो इन दोनों साइटों का भी अगर यहाँ मूव कर दिया, फर्ज कर लेते हैं, और इसने इस तरह से पहले ये जो हार्डवेयर था वो कुछ हार्डवेयर यहाँ पे था और कुछ हार्डवेयर यहाँ पे था, उसने सारा यहाँ मूव कर दिया, तो इसने ये दो लोकेशंस तो उसने फ्री कर ली। लेकिन अब अगर उसको यहाँ पे किसी वक्त अचानक ही कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसके पास अब कोई जगह नहीं होगी इस एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो तो यहाँ इन दोनों जगहों से अपना हार्डवेयर जो है वो इधर मूव कर चुका है। तो उसका फिर एक और तरीका ये होता है कि वो कुछ प्राइवेट क्लाउड भी रखे, और वो कुछ थोड़ा सा किसी भी लेवल का जो है वो पब्लिक क्लाउड भी किसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास हासिल कर ले। इस को जिसमें हम प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों को यूज़ करते हुए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसको हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। कि क्लाउड की जो है वो उसका कुछ पार्ट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर ने प्राइवेटली अपने पास रखा हुआ है, अपनी ज़ाती किसी साइट पे रखा हुआ है, और कुछ पार्ट उसने किसी क्लाउड प्रोवाइडर के ज़रिए इंटरनेट के ऊपर भी डाला हुआ है। तो इस जो पार्ट उसने इंटरनेट या पब्लिक क्लाउड पर डाला होता है, उसमें उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको ये आमतौर पे मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर ही रखे, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो वो इसको ऑटो स्केलिंग के ज़रिए इसकी स्केलिंग बढ़ाता जाए, ताकि अगर उसके ऊपर कभी किसी टाइम पे कोई ज़्यादा
कस्टमर्स का प्रेशर आ जाता है, तो ये जो पब्लिक क्लाउड है ये स्केल अप होके उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर देगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा कि क्लाउड नेटवर्क जो है वो किस तरह का होता है, एक आम आसान तरीन ज़ुबान में, कि एक आम नेटवर्क और एक क्लाउड नेटवर्क में बेसिकली किस तरह का फ़र्क होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक बेसिक सी वीडियो थी। मैं इंशाल्लाह अब जल्द ही जो है वो आपको अमेज़ॉन वेब सर्विस और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर और वीडियोस भी डालूंगा, जिसमें मैं इन दोनों क्लाउड प्रोवाइडर्स की आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा, ख़ास तौर पे इनकी प्राइसिंग किस तरह से होती है, इनके ऊपर डिफरेंट सर्विसेज कैसे लॉन्च की जाती हैं, और थोड़ा सा इनका मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा। और ये जो हमने तीन तरह की सर्विसेज जो पढ़ी थी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ये तीनों सर्विसेज ये प्रोवाइडर किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, इनके उनके पास क्या क्या फ्लेवर्स हैं, क्या क्या इनके नाम हैं, इनकी किस किस तरह से प्राइसिंग होती है। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और ये वाला जो मेरा अभी लेक्चर था, ये उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई कुछ आपके सवालात हैं तो आप इसमें कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसके जवाब दूंगा। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।